एवरीवन, तो आज हम पेपर 9 थेरेपेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी हैव फिजिकल प्रॉब्लम। तो कौन सी डिसेबिलिटी में फिजिकल प्रॉब्लम होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, स्पीच डिले, ऑटिज्म। तो जैसे कि हम सबको ही पता है या फिर आपने स्टडी ली होगी, कॉलेज में पढ़ाई करा होगा, तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो हमारे मसल्स में होती है। तो फर्स्ट वाले का सही आंसर है बी और हिंदी में ख। और सेकेंड क्वेश्चन है राइटिंग डिफ़िकल्टी मीन्स। राइटिंग डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ईजी आंसर है डिस्ग्राफिया। तो जैसे कि हम सबको पता है डिस्ग्राफिया का मतलब ही राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसे आप इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे कि डिसलेक्सिया है वो रीडिंग प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया है वो मैथमेटिक्स में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है उस पर है। तो ये सब डिफ़िकल्टी लर्निंग में आती है, डिफिकल्टीज लर्निंग। और थर्ड क्वेश्चन है इकोलीलिया इज सीन मोस्टली इन द फ्लोइंग डिसेबिलिटी। जो इकोलीलिया वो कौन सी डिसेबिलिटी में पाई जाती है? तो इससे जो इकोलीलिया शब्द है इससे सुन के आप ये मत सोचना इको मतलब रिलेटेड टू साउंड और हियरिंग, ठीक है। इकोलीलिया ज़्यादातर कौन सी डिसेबिलिटी में पाई जाती है? ऑटिज्म। तो ये ज़्यादातर ऑटिज्म डिसेबिलिटी में पाई जाती है। इकोलीलिया का मतलब होता है रिपीटेटिव वर्ड्स या फिर फ्रेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो रिपीटेटिव वर्ड्स और साउंड बोलते रहते हैं, रिपीटेड करते रहते हैं, या फिर समटाइम्स जो एक्शंस होते हैं वो भी रिपीट करते रहते हैं। तो इकोलीलिया वो रिप्रेजेंट करता है द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज स्पोकन बाय अदर्स। जैसे कि बच्चा होगा, हमारा बच्चा, उसने घर में कुछ सुन लिया, क्या है नमस्ते या फिर कुछ भी आप वर्ड ले सकते हैं, तो वो उसे बार बार रिपीट करे जा रहा है पूरे दिन। ओके, तो इकोलीलिया मतलब द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। तो नेक्स्ट है पार्ट ए का ही सेकंड है ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है डिसकैलकुलिया इज़ नॉट टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसे पूछ रहे हैं कि डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो ये आंसर इसका है फॉल्स, क्योंकि हमें पता ही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, ये सब आते हैं। और सेकेंड आंसर है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज़ यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ट्रू। तो जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कराई जाती है। तो अब है सेक्शन पार्ट ए का थर्ड मैच द फ्लोइंग। तो हमें मैचिंग करना है। तो पहला है री इन्फोर्समेंट हम किस में देते हैं? तो री इन्फोर्समेंट आएगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। एग्जाम में आपको मैचिंग नहीं करना है, मैचिंग आपको मैं बताने के लिए दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, री इन्फोर्समेंट लिखा है तो इसके सामने ही आपको लिखना है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये सारे आपको ऐसे करना है। और डिसलेक्सिया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। और है स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी में आएगा आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये बहुत इजी है क्योंकि अगर आपने अपने प्रोजेक्टिव फाइल्स बनाए हैं तो उसमें ये शब्द आते हैं मोस्टली, तो आप उसे रिलेट कर पाओगे। और लास्ट है फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं हमारे लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। ओके, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फाइन मोटर्स ये सब डेवलप होते हैं। ओके, तो अब आ गया, अब हम आप पढ़ेंगे पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें 2 सेंटेंस में आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें हमें 5 अटेम्प्ट करनी है। तो पहला क्वेश्चन है राइट बेनिफिट्स ऑफ योगा इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो योगा के बेनिफिट्स बताने हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों में। तो जब हम योगा कराते हैं बच्चों को तो बच्चों में इम्प्रूव होता है फिजिकल बैलेंस, बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और रिड्यूस करता है एंजाइटी। योगा करने से जो एंजाइटी होती है वो रिड्यूस होती है। एनहेंस इमोशन रेगुलेशन, इम्प्रूव अटेंशन स्पैन। तो इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया, तो जो आप लर्न कर सकते हो लिख लोगे। तो बेसिकली तो हम इसमें दो नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम 2-3 लिखेंगे बहुत है, ठीक है। तो पहला क्या है, योगा बेनिफिट क्यों है? इम्प्रूव फिजिकल बैलेंस, बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस एंजाइटी। तो आप ये सब लिख सकते हो। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम ऑफ प्ले थेरेपी इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो प्ले थेरेपी का इंपॉर्टेंट बताना है डिसेबिलिटी। तो एम ऑफ प्ले थेरेपी इज़ हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशन। जब हम बच्चे को प्ले थेरेपी देते हैं तो इससे बच्चों का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे अगर खेलते हैं तो घर घर खेलते हैं, या फिर चोर पुलिस खेलते हैं, या फिर डॉक्टर खेलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गेम होते हैं जो प्रिटेंड करके वो खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का एक्सप्रेशन चेंज होता है, और फिर स्पीच और कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, सोशल इंटरेक्शन अच्छे होते हैं। तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं एम ऑफ प्ले थेरेपी हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशन, सेकेंड डेवलप सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तब हमें रोल बताना फिजियोथेरेपी में, रोल बताना फिजियोथेरेपी का इंटेलेक्चुअल बच्चों में। तो क्या है, जब हम फिजियोथेरेपी बच्चों को कराते हैं तो इम्प्रूव ग्रोस मोटर स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कोऑर्डिनेशन, और इंडिपेंडेंट इन एडीएल एक्टिविटीज़। तो एडीएल का मतलब है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ओके, तो जब हम बच्चे को फिजियोथेरेपी कराते हैं
तो इससे बच्चा पहला बेसिक चीज़ इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा जो बच्चे होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने एडियल एक्टिविटी करने में। तो बेसिकली सबसे पहला मोटिव तो यही होता है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन, AAC सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आपने ऊपर मैचिंग में भी देखा था कि आर्गुमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन किस में होता है, स्पीच थेरेपी में। ओके, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको बताना है इधर कि अल्टरनेटिव आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या। तो आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सेट ऑफ टूल एंड स्ट्रैटेजी। तो AAC क्या है, टूल है और एक स्ट्रैटेजी यूज टू सपोर्ट एंड रिप्लेस स्पोकन लैंग्वेज। ओके, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द रोल ऑफ काउंसलिंग इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। अब हमें डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में काउंसलिंग का रोल बताना है। तो काउंसलिंग का क्या रोल होता है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली। तो जब हम काउंसलिंग देते हैं वो बच्चे के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस, रिड्यूस स्ट्रेस। तो आपने देखा ही होगा कि जिन पेरेंट्स के बच्चों को डिसेबिलिटी होती है उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, दैट्स कॉमन। पर ना आजकल जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरह बच्चों को देख भी रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है, क्योंकि उन्हें क्या दी जा रही है, स्कूल्स में काउंसलिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चे भी काम करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, अगर हम उन्हें अच्छा सा सपोर्ट देंगे, एजुकेशन देंगे, ये सब। ठीक है, तो डिसेबिलिटी में काउंसलिंग का क्या रोल है। तो फर्स्ट है इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज, इट हेल्प इन एक्सेप्टेंस, रिड्यूस स्ट्रेस। अब हम पार्ट सी में आते हैं। तो पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चन करना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा और बता देती हूँ कि आप काउंसलिंग में ये भी लिख सकते हैं बूस्ट सेल्फ एस्टीमेट, ठीक है, गाइड देम टुवर्ड्स रियलिस्टिक गोल एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन। ओके, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो पार्ट सी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स के होंगे ये। तो पहला क्वेश्चन है राइट एनी 3 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन क्लासरूम सेटिंग। तो आपको कोई भी 3 टेक्निक लिखना है जिससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है क्लासरूम सेटिंग। तो पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे कि रिवॉर्डिंग, प्रेज, टोकन और स्टार्स एक्सेट्रा। जैसे कि आपको पता है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं या फिर उसकी तारीफ करते हैं तो बच्चा मोटिवेट होता है, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। या फिर अगर मैंने उनको रिवॉर्ड दे दिया, ट्रॉफी दे दी या फिर स्टार दे दिया, टोकन दे दिया, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे मटेरियलिस्टिक जैसे टॉफी ये सब होता है वो बेसिकली नेगेटिव में आता है। तो जैसे कि हम इसमें रिवॉर्ड में दे सकते हैं क्लैपिंग, प्रेजिंग, ये सब दे सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट है बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करेंगे, शेपिंग। तो शेपिंग में क्या होता है, शेपिंग में हम बच्चों को प्रेज करते हैं, रीइंफोर्स देते हैं सक्सेस और स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स टारगेट बिहेवियर। तो बेस और फिर क्या टाइम आउट। जैसे कि शेपिंग मतलब अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको सक्सेस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे। और तीसरा है टाइम आउट। तो ये बेसिकली बहुत काम करता है। टाइम आउट मतलब उन्हें टाइम सेट करके देते हैं कि आपको 10 मिनट्स में करना है, इतना है। तो फिर बच्चों में एक इच्छा आ जाती है, एक स्टिमुलेशन आ जाता है कि उन्हें करना है, तो वो करते हैं। तो आप ये सारे टेक्निक्स लिख सकते हैं या फिर आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी कि ये तीनों और भी हो सकते हैं। ओके, तो फिर अब है सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन थेरेपेटिक रिक्रिएशन फॉर स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थेरेपेटिक रिक्रिएशन ऑफ स्टूडेंट write short notes on therapeutic recreation for students with autism spectrum disorder। तो आपको एक छोटा सा नोट लिखना है थेरेपेटिक रिक्रिएशन में ऑटिज्म के बच्चों में। तो इसमें है जो थेरेपेटिक रिक्रिएशन है उसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, प्ले, आर्ट, म्यूजिक, लेजर एक्टिविटीज़। ठीक है, और इन सबसे होता क्या है, इन सब में क्या इंक्लूड होता है, सोशल स्किल डेवलपमेंट, रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, सेंसरी रेगुलेशन। ओके, तो अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच थेरेपी विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो स्पीच थेरेपी का इंपॉर्टेंस बताना है ऑटिज्म के बच्चों में। तो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें आई कांटेक्ट कम होता है, सोशल इंटरेक्शन कम होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच थेरेपी है फंक्शनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और मिनिमल वर्बल, और फिर है सोशल इंटरेक्शन, रिड्यूस इक्वलिब्रिया एंड रिपीटेशन। ओके, तो जब बच्चे को थेरेपी कराते हैं ऑटिज्म के बच्चे को तो उनमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है और रिड्यूस होता है इक्वलिब्रिया, मतलब रिपीटेशन जो बार बार वो करते हैं। और फंक्शनल कम्युनिकेशन सीखते कि लोगों से बात कैसे करते हैं या फिर कैसे करता है, या फिर स्मॉल स्टेप को लेते हैं। अब है क्वेश्चन 4 में लिखा है राइट डाउन द रोल्स ऑफ लैंग्वेज थेरेपी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हमें लैंग्वेज थेरेपी का रोल बताना है SLD के बच्चों में। SLD मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जैसे कि आपको पता ही है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया क्या किसमें आता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। तो लैंग्वेज थेरेपी में ये सारे बच्चों को चीज़ें इसमें इंप्रूव कराते हैं और ये डिपेंड होता है हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चा में अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और अलग अलग रेंज की।
जैसे कि आपको पता ही होता है, जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका एक रूल होता है LSRW। तो L का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीक, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का होता है रीडिंग और डब्ल्यू का होता है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये स्टेप होता है। तो धीरे धीरे पहले हमें लिसनिंग स्किल में डेवलपमेंट कराना चाहिए, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो जो बच्चे को डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, तो उससे हम बच्चे को ओवरकम करा सकते हैं या इंप्रूवमेंट करा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट आर द कॉमनली सीन बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें बताना है कि जो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसमें कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। तो ये आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो कॉमन बिहेवियर पहले क्या लिख सकते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर, जो ऑटिज्म के बच्चों में या फिर आईडी के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, हाइपर एक्टिव, सेल्फ इंजरीज, आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर, शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट स्पैन, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। और है क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली आपको इसकी लिखना है, जैसे कि हाइपर एक्टिव लिख दिया तो उसमें आपको थोड़ा उसको एलोबरेट भी करना पड़ेगा 2 लाइन में, ओके। अब है 6th है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन वेयर डेवलपमेंटल डिले। तो हम जो बच्चे में डेवलपमेंट डिलेज है उसमें हम अर्ली इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, या फिर क्या रोल है अर्ली इंटरवेंशन का डेवलपमेंट डिले, ठीक है। वो क्या है, मैक्सिमाइज पोटेंशियल, जो बच्चे में पोटेंशियल है उसको और बढ़ाना, प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, और ये प्रिवेंट करता है जो फ्यूचर में और वर्स ना हो, जो भी बच्चे को डिलेज है, डिफिकल्टीज़ है, डिसेबिलिटीज़ है। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में। अगर पेरेंट जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चे को थोड़ी डिफिकल्टीज़ है, अगर वो ट्रीटमेंट पहले से ही ले लें तो जो डिसेबिलिटी है वो कम होने के चांसेस है, या फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब है पार्ट डी। पार्ट डी में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है जो कैरी करेंगे 7 मार्क्स के। तो हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल इन चिल्ड्रन विद ASD। तो आपको सेंसरी इंटीग्रेशन की थेरेपी बताना। सेंसरी आपको पता है 5 सेंसेस होता है हमारे पास, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ओके। तो इन सब का आपको इंटीग्रेशन बताना है कि बच्चे का डेवलप करता है, और बच्चे का जो सेंसरी इंटीग्रेशन है वो डेवलपमेंट क्या रोल प्ले करता है मोटर स्किल्स में ASD के बच्चों में। तो आप इसको कर लीजिए। और फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आप क्या समझते हो उसको बताइए। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है वो फोकस करता है ADL एक्टिविटीज़ में, ओके। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी फोकस ऑन ADL एक्टिविटीज़। ADL एक्टिविटीज़ मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। और फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मांसपेशियों में फोकस करता है, जैसे कि पेन को होल्ड करना और क्या थ्रेड में माला डालना, थ्रेड में बीड्स डालना। तो फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट, जैसे कि फिंगर्स इन सब। और सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल को बढ़ाना और एनवायरनमेंट को अडेप्टेशन करना। तो ये बेसिकली काम होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन फोकस होता है ADL एक्टिविटीज़ में। ADL एक्टिविटीज़, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, कि बच्चा अपने आप ही अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो खुद कर सके, जैसे कि शर्ट खुद पहन सके, अपनी जो शू है उसे टाई कर सके, ब्रश कर सके इंडिपेंडेंटली, खाना खा सके। तो जैसे कि वो शू टाई कर रहा है, खाना खा रहा है, ब्रश कर रहा है, तो उसे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ वो कर सके। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्रिएशनल थेरेपी एंड इट्स डिफरेंट टाइप। तो रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होता है और उसके आपको टाइप्स लिखने हैं। क्वेश्चन 4 है गिव डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एक्सप्लेन द एम स्कोप इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। तो आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताना है, उसका एम और स्कोप क्या होता है डिसेबिलिटी में बताना है। तो फिजियोथेरेपी का मतलब होता है, फिजियोथेरेपी मीन्स फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी मीन्स फिजिकल थेरेपी, ओके। इट इज़ अ डायनामिक हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो ये कैसा प्रोफेशन है, डायनामिक हेल्थ केयर, ओके। और फिर इसके एम क्या है, रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग, मैक्सिमाइजिंग, ठीक है, एन इंडिविजुअल फिजिकल मूवमेंट, मोबिलिटी, फंक्शन, एबिलिटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आप इसको थोड़ा एलोबरेट करना कि मैंने सिर्फ आपको आइडिया देकर लिखा है। थ्रू मैकेनिकल फोर्सेस, टारगेट्स, एक्सरसाइजेस, मैनुअल थेरेपीज एक्सेट्रा, ओके। अब इसका एम क्या है, इम्प्रूव स्ट्रक्चर टू करेक्ट प्रिवेंट फिजिकल डिफॉर्मिटीज़। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी है उसका मेन एम क्या होता है, प्रिवेंट फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ और टू करेक्ट डिफॉर्मिटीज़, इम्प्रूव स्ट्रक्चर, टू मैक्सिमाइज ग्रोस मोटर्स माइलस्टोन, ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है। और स्कोप क्या है, ठीक है। अगर आपने फिजियोथेरेपी करी है तो उसकी स्कोप क्या है, तो स्कोप है पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, असिस्टिव एंड मोबिलिटी डिवाइस ट्रेनिंग, पोस्चर एंड एकोनॉमिक गाइडेंस। तो एकोनॉमिक गाइडेंस का मतलब होता है, एकोनॉमिक का मतलब होता है इक्विपमेंट। जैसे कि किसी बच्चे के पैर में कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे कोई ना कोई इक्विपमेंट पहन के आते हैं पैर में, तो उसे कहते हैं एकोनॉमिक गाइडेंस। तो एकोनॉमिक गाइडेंस का मतलब है इक्विपमेंट, कि आपको एडवाइस देंगे कि अगर बच्चे का ये वाला पोस्चर सीख रहा है तो आपको ये वाला इक्विपमेंट लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बेस्ट ऑफ लक।